हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9th। और हम उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। इसमें हम क्लास 9th का एसएस हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का हम लोग कौन सा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस फर्स्ट चैप्टर में हम आ गए हैं। उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, अब इस पालमपुर विलेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पालमपुर एक काल्पनिक विलेज है और इसके द्वारा आपको इसको समझाया जा रहा है। किसको समझाया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटी करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा था लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल फॉर, उसके बाद ह्यूमन यानी हम इंसान भी क्या है, एक पूंजी है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले है लैंड। हम जानते हैं कि लैंड फिक्स है। हमारे देश में जितनी ज़मीन है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स का मतलब ज़मीन कभी बढ़ नहीं सकती। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम जानते हैं कि पालमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी है, फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। वहाँ पे रहने वाले 75% लोग का जो जीवचर्या है, लिवलीहुड का मतलब जो जीवन चलता है, जिसकी भी ज़रूरत होती है, वो सब किससे मिलता है, उनको फार्मिंग से ही मिलता है। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। इन 75% में कुछ लोग फार्मर भी है, यानी जिनकी खुद की ज़मीन है और वो खेती करते हैं, और कुछ के पास ज़मीन नहीं है तो वो दूसरों के फार्म में किसका काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। इनकी जीवन अच्छा कैसे चलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि उनके फार्म में कितना उत्पादन हुआ है। बट रिमेंबर दैट देर इज़ ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेसिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल बहुत जोर दिया जाता है या बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम फार्म के प्रोडक्शन को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। हम जानते हैं कि एक आदमी के पास जितनी ज़मीन है वो तो क्या है, फिक्स है, वो कभी बढ़ नहीं सकती। लेकिन दिन ब दिन उसी ज़मीन में उसको क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाएगा तभी वो अपनी ज़रूरतों को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। लैंड बढ़ेगा नहीं। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। और हम जानते हैं इसमें बता रखा स्टोरी में 1960 से लेकर पालमपुर में अभी तक कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ, यानी लैंड एरिया कभी भी क्या नहीं हुआ, बड़ा नहीं है अंडर कल्टीवेशन यानी खेती के लिए। बट देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। लेकिन कुछ जो खराब ज़मीनें थी, वेस्ट लैंड थी, उसको एग्रीकल्चर करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है कि नए लैंड को लाया जाए और फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। बस एक ही तरीका है कि वही ज़मीन का टुकड़ा है और उसी में कैसे हम फार्म के प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाएं। नई ज़मीन का कोई भी क्या नहीं है, अब स्कोप नहीं है या आधार नहीं है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। कई जगह लैंड को नापने के लिए कौन सी यूनिट लेती है गवर्नमेंट, हेक्टर में नापती है, क्योंकि लैंड एक लार्ज एरिया है। दाउ इन द विलेज यू कैन फाइंड मैनी लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट। पर गांव में आप देखोगे लोकल यूनिट्स भी होते हैं, जैसे बोलते हैं बीघा, गुंथा। 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। यानी 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टर का मतलब एरिया होता है, एक स्क्वायर एरिया है और जिसकी साइड कितनी है, 100 मीटर है। देखो अब 100 मीटर का स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड होगा तो 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये 10,000 मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम, 1 हेक्टर लैंड बोलते हैं। यानी एक जगह लेंगे, वहाँ से 100 मीटर जाओ, फिर 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, और एक स्क्वायर बनेगा, उस एरिया को बोलते हैं 1 हेक्टर लैंड। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। अगर हम हमारे स्कूल ग्राउंड का एरिया निकालें, क्या वो 1 हेक्टर का है, या हम 1 हेक्टर के एरिया से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ये तो एक सिंपल एक्टिविटी थी। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम फील्ड। क्या ऐसा कोई तरीका है कि एक आदमी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके उसी सेम
लैंड से, यानी लैंड चेंज नहीं होगा, लैंड तो सेम है, लेकिन कैसे हम ग्रो मोर कर सकते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें कि ये पालमपुर किस जगह, तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से पार्ट में, वेस्ट पार्ट में। नो लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, यानी अब पालमपुर में ऐसा कोई भी लैंड बचा नहीं है जहाँ पे क्या नहीं हो रही, खेती नहीं हो रही, यानी कोई भी लैंड ऐसा बचा हुआ नहीं है जो खाली है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का सीजन आता है, यानी खरीफ आप पढ़ के आए हो, रबी खरीफ, फार्मर ग्रो जवार एंड बाजरा, और उस समय फार्मर वहाँ पे क्या उगाते हैं, जवार एंड बाजरा। दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड, और इनका किस में यूज़ किया जाता है, कैटल यानी उनके जितने भी पशुधन है या जानवर है उनको खिलाने के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो, उसके साथ पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं वो अक्टूबर में और दिसंबर में। और फिर विंटर सीजन जो रबी सीजन होता है, फील्ड आर सोन विथ वीट, और फिर वो गेहूँ को उगाते हैं। और फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, और जितना भी वीट उगाते हैं उनमें से बहुत सारा तो वो फैमिली के खर्च के लिए रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस वीट, और उसके बाद जो सरप्लस का मतलब अधिक मात्रा में जो बचता है उसके बाद उसको रायगंज के मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, और कुछ एरिया वो किसके लिए क्या उगाते हैं, शुगर केन को भी उगाते हैं, और वो हर साल हार्वेस्ट किया जाता है। और शुगर केन को कच्चा वो बेच देते हैं ताकि वो जैगरी बनाने के लिए, सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर, शाहपुर के व्यापारियों को वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते ताकि वो उससे जैगरी यानी गुड़ बना सके। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम। अब देखा आपने, ये क्या उगा रहे हैं, ज्वार भी उगा रहे हैं, बाजरा भी उगा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ पोटैटो भी उगा रहे हैं, ये एक टाइम में, ठीक है। उसके बाद अगले वाले सीजन में वीट उगा रहे हैं, फिर क्या उगा रहे हैं, शुगर कैन उगा रहे हैं। तो ये सब वो इसलिए उगा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी सही समय पर कहाँ आती है, पालमपुर में आती है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पर्शियन वेल were till then used by farmer to draw water from the well and irrigated small field, और अभी भी उधर वो कुएं का यूज़ किया जा रहा है, और कुएं से भी छोटे खेतों में क्या किया जाता है, पानी को सिंचाई की जाती है। और उसके अलावा इरिगेशन वहाँ का बहुत वेल डेवलप्ड है। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली वहाँ ट्यूबवेल भी है, और जो वो क्या करती है, इरीगेट यानी सिंचाई करती है बड़े बड़े ज़मीनों को सही तरीके से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, शुरू की जो पहली ट्यूबवेल थी उस गांव में वो किसने लगाई थी, गवर्नमेंट ने लगाई थी। सून हाउएवर फार्मर स्टार्ट सेटिंग अप, उसके बाद फार्मर खुद अपने प्राइवेट यानी अपने खुद के ट्यूबवेल भी लगाने लग गए एज ए रिजल्ट, और उसके कारण 1970 तक एंटायर कल्टिवेटेड एरिया इज 200 हेक्टर वास इरीगेटेड, और इसके साथ 1970 में 200 हेक्टर ज़मीन तक पालमपुर में क्या होने लग गया, इरीगेट होने यानी सिंचाई होने लग गई। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव मच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन, तो इंडिया के इस विलेज में इतनी अच्छी इरीगेशन की फैसिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के सब गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रेवाइन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, जो ये समतल जमीन है वो इतनी क्या है, इरीगेटेड नहीं है जितना कोस्टल एरिया है, जो समुद्री इलाका है वो हमारे इंडिया का क्या है, वेल इरीगेटेड है। इन कॉन्ट्रैक्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन, और फिर जो डेक्कन प्लेट्यू का इलाका है वो क्या है, कम इरीगेटेड है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे, यानी हमारे देश में जो 100% कल्टिवेटेड एरिया है उसका अभी हम 40% ही सही यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी जब पहुँचेगा तभी सही तरीके से इरिगेशन होगा, खेती होगी। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंड ऑन रेन, और बाकी का जो 60% एरिया है उसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है, खेती, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी 40% में तो अगर बारिश नहीं भी आए तो हम सिंचाई के द्वारा वहाँ पे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं।
ये सब कुछ फैक्ट है जो बॉक्स में दे रखे हैं आपको सीखने के लिए। टू ग्रो अगर हमें उगाना है, मोर देन वन क्रॉप, अगर एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में एक से ज़्यादा अगर हम क्रॉप उगाते हैं एक ही लैंड में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक से ज़्यादा हम क्या उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, और यही एक तरीका है जिससे हम हमारे उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, हर फार्मर पालमपुर में 2 मेन फसल तो उगाता ही है। मेनी आर ग्रोन पोटैटो एज थर्ड क्रॉप, और बहुत सारे पोटैटो को किस रूप में उगाते हैं, थर्ड क्रॉप के रूप में उगाते हैं। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर, और ये कब से चल रहा है, 15 से 20 साल ऐसे ही चल रहा है कि 2 तो मेन क्रॉप उगानी है और थर्ड क्रॉप भी वो क्या करते हैं, उगाते हैं। इसके बाद देखो एक ग्राफ आपको बता रखा है कि 1950 में कितना कल्टीवेटेड एरिया था इंडिया का, फिर 1960 में कितना हो गया, 130 हो गया। तो ये ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं हम, आपको ग्राफ बनाना भी आता है, ये हो जाएगा 130, ठीक है। फिर 70 में 140, फिर 140, फिर 2000 में भी कितना है, 140 है ना। You have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping। पहला पॉइंट हमने सीखा कि अगर एक लैंड है उससे अगर हमें ज़्यादा फसल का उत्पादन करना है या उत्पादन ज़्यादा करना है तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक से ज़्यादा क्रॉप उगाने पड़ेंगे एक साल में। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब सेकेंड मेथड, पहला मेथड हमें पता लग गया, सेकेंड मेथड है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, फार्मिंग का, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी आज जो नए तरह की खेती की जाती है, हाइयर यील्ड, जिससे क्या हो सके, ज़्यादा उत्पादन हो सके। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड एज ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। यील्ड का मतलब उत्पादन होता है, कितना उत्पादन हुआ ये कैसे पता लगता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है उसमें फर्स्ट ईयर में कितना उत्पादन हुआ, सेकंड में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ। अगर वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है यील्ड हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन, यानी 1960 तक हमारे देश में जो बीज यूज़ होता था किसके लिए, खेती के लिए। और आपको पता है वो कौन सा यूज़ होता था, हमारा ट्रेडिशनल यानी पुराने समय से जो फार्मर इकट्ठा करते थे वो यूज़ होता था विथ रिलेटिव लो यील्ड। उसका उत्पादन क्या होता था, बहुत ही कम होता था। ट्रेडिशनल सीड नीड लेस इरिगेशन, ट्रेडिशनल जो सीड होता है उसको सिंचाई भी कम चाहिए होता है, यानी पानी कम चाहिए होता है, लेकिन उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन फार्मर यूज काउडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, और उस समय फार्मर क्या यूज करते थे, फर्टिलाइजर कैसा यूज करते थे, मैन्योर वाला, मैन्योर यानी काउडंग वाला ही यूज करते थे। ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्म हु डिड नॉट हैव टू बाई, यानी जब पुराने 1960 में या 1950 में जब खेती करते थे फार्मर तो उनको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं थी, यानी बीज भी उनका खुद का वो इकट्ठा करते थे, खाद भी, काउडंग, सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हर चीज़ उनको क्या मिलती थी, अपने ही खेत में मिलती थी। डिड नॉट हैव टू बाई देम, उनको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारे देश में जैसे ही क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, आप 8th क्लास में साइंस का चैप्टर 1 पढ़ के आए हो, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी। तब भारत के जितने भी किसान हैं उनको गेहूँ और चावल के नए बीज को बताया गया, जो कैसे बीज थे, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, जिसको हम HYV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HYV का मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी। उसके बाद कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, जो पुराने बीज थे उससे द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट, यानी एक सिंगल पौधे में हाई यील्डिंग का जो पौधा है उसमें क्या होने लग गए, ज़्यादा क्या आने लगे, ग्रेन यानी दाने आने लगे। किससे ज़्यादा, ट्रेडिशनल वाले से ज़्यादा। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वी पॉसिबल अर्लियर। तो एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें ट्रेडिशनल बीज था, एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें HYV बीज है। ज़मीन की, लैंड की
बराबर है बिल्कुल, ये जितना एरिया इसका भी एरिया बराबर है, इक्वल एरिया, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। लेकिन एक में ट्रेडिशनल डाला, एक में HYV डाला, तो HYV वाले ने क्या किया, ज़्यादा यील्ड किया यानी उत्पादन किया। HYV नीड हाउएवर नीड प्लेंटी, लेकिन इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें फर्टिलाइज़र भी कौन सा चाहिए, केमिकल वाला चाहिए। हम पढ़ के आए थे ना 8th में मैन्योर और फर्टिलाइज़र कि ये केमिकल वाला फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। तो अब सोचो, फार्मर को बीज भी खरीदना है, वो भी मार्केट में मिलेगा, फर्टिलाइजर भी खरीदना है, वो भी क्या मिलेगा, मार्केट में। अब पानी भी ज़्यादा देना है तो सिंचाई करनी है तो बिजली भी चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबके लिए अब क्या खर्च करना पड़ेगा, फार्मर को पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर पेस्टिसाइड भी चाहिए कीड़ों को मारने के लिए, ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। हाइयर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड। तो अगर आपको हाई यील्ड चाहिए तो आपको एक तो HYV सीड चाहिए, सिंचाई इरिगेशन चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और ये सब चीज़ें हमें मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। इरिगेशन के लिए हमें ट्यूबवेल चाहिए और तभी जाके हम ज़्यादा सिंचाई कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाई यील्ड ला सकते हैं। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहाँ पे शुरू हुआ, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पहली बार ये शुरू हुआ। द फार्मर इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल, इन्होंने क्या अपने खेतों में ट्यूबवेल को सेट किया सिंचाई के लिए। HYV सीड खरीद के लाए, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, और फिर कुछ लोगों ने मशीन भी खरीदी, जैसे ट्रैक्टर खरीदा, थ्रेशर थ्रेशिंग करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग फास्ट करने के लिए, और ये सब इन्होंने किया। तो उनको क्या इनाम मिला, दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ वीट। तो उस साल इनकी पैदावार क्या हुई, बहुत क्या हुई, ज़्यादा हुई। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल, जो पालमपुर गांव था वहाँ पे तो ट्रेडिशनल काम चल रहा था, वहाँ पे वीट हुआ 1300 kg पर हेक्टर, यानी 1 हेक्टर जो ज़मीन थी पालमपुर में, वहाँ पे वीट कितना हुआ, 1300 kg। लेकिन जिन्होंने HYV यूज़ किया वहाँ पे देखो 1 हेक्टर में 3200 kg, यानी डबल से भी ज़्यादा। 1300 का डबल कितना होता है, 2600 kg। लेकिन ये देखो, ये तो 3200 kg, यानी डबल से भी ज़्यादा उनके क्या हुआ, उत्पादन हुआ। फार्मर नाउ हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन मार्केट। अब इतना ज़्यादा उत्पादन होगा तो घर के लिए तो क्या चाहिए, थोड़ा ही चाहिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं, और सेल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह ये नए मॉडर्न मेथड का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, देखो दाल इनके प्रोडक्शन, और उसके बाद ये देखो वीट का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, हर साल दर साल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये किसके कारण हो पाया है, HYV सीड के कारण हो पाया है। तो ये सारी कुछ बातें हैं डिस्कशन के लिए। अगला है टॉपिक है हमारा, विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड ऐसे ही रहेगा हमारे साथ, या लैंड भी खराब हो सकता है, या लैंड भी ऐसा हो सकता है जो हम फिर यूज़ ना कर पाए, क्या ऐसी भी कोई स्थिति आ सकती है। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, हम जानते हैं कि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट यूज़, इसीलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स। और आज के साइंटिस्ट ये बोलने लग गए कि जो मॉडर्न मेथड से हम ज़मीनों का यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण ज़मीन क्या होती जा रही है, अनफर्टाइल होती जा रही है। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे हुआ विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ड्यू टू, किसके कारण कम हुई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यूस यूज़, ज़मीन के पानी का हम ट्यूबवेल से क्या कर रहे हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं सिंचाई में। इसके कारण ज़मीन के अंदर का जो वाटर टेबल है वो क्या होता जा रहा है, कम यानी लेस होता
जा रहा है, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर का पानी लगातार सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्स, जैसे हमारे इन्वायरमेंट के रिसोर्स है, सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी और ग्राउंड का पानी है, ये कई सालों से बनता है। और अगर हम ऐसे ही अगर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर हमारी उत्पादन यील्ड वापस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसीलिए वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। एक बार अगर हमारे ग्राउंड के अंदर का जो पानी बना हुआ है उसका लेवल एक बार ख़त्म हो गया और हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो उनको वापस लाने में क्या लगेगा, समय लगेगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट। इसीलिए हमें एग्रीकल्चर, जो हम फ्यूचर में डेवलपमेंट करते हैं एग्रीकल्चर का, तो उसमें हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ पॉइंट जो आपके लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड मिनरल्स। हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र मिनरल्स देते हैं, आपने पढ़ा भी NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। लेकिन ये फर्टिलाइज़र जब सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, बट दे मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। यानी पानी के साथ मिक्स होके ये केमिकल फर्टिलाइज़र को कुछ तो ले लेते हैं सॉइल, और उसके बाद कुछ को प्लांट भी ले लेता है फर्टिलाइज़र को, लेकिन कुछ क्या होता है कि मिक्स होके ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, यहाँ लिख रखा है वो सॉइल से गायब होके ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और उसको पोल्यूट कर देते हैं। फिर रिवर और लेक को भी क्या करते हैं, वो पोल्यूट करते हैं। देखो ये पालमपुर विलेज का बता रखा है, देखो लैंड का एरिया, कहीं देखो छोटी छोटी ज़मीन है, कहीं किसी के पास बड़ी ज़मीन है, किसी की ज़मीन अलग साइज़ की है। तो ये पूरा पालमपुर विलेज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कल्टीवेटेड लैंड का, कि इस तरह वहाँ पे क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, ये केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सॉइल में क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सॉइल के अंदर बहुत सारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन ये उनको भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दिस मीन्स आफ्टर टाइम, आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। इसका मतलब है अगर ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ यूज़ होता है, तो आप बोलोगे पंजाब में। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और लगातार इनका यूज़ होने के कारण हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, और सॉइल की जो हेल्थ है वो पंजाब की क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। पंजाब फार्मर आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। तो पैदावार कम होती जा रही है पंजाब में, तो वो क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ताकि उतना ही क्या हो, उत्पादन हो। इसके कारण जितना केमिकल फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो उतना ही कल्टीवेशन का क्या होगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो मार्केट में उसकी रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह हमारे देश में फर्टिलाइज़र से प्रोडक्शन बढ़ता भी है, लेकिन उसकी कुछ समस्या भी है, क्योंकि हमने पढ़ते हुए भी आए हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर, तो हम आगे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि समझने वाला चैप्टर है, अच्छे से समझते हुए पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।